पूरे देश में आज एक आतंक का माहौल है, एक भय का माहौल है। मौत का जो मंजर है, जो ऐसा लग रहा है कि मौत हमारे सर के ऊपर मंडरा रही है। और मुझे अपनी लिविंग मेमोरी में नहीं याद है कि पूरे देश ने ऐसा कोई बेबसी, ऐसा कोई बदहाली का ये रूप, ये स्वरूप कभी देखा हो इससे पहले। आप अस्पताल पहुंच जाइए, वहां पर बिलखते हुए लोग हैं, ऑक्सीजन की कमी से, दवाइयों की कमी से, उपचार के ना चलते लोग सच में त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। बचपन से सुना था ये शब्द त्राहिमाम, और मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार अपने जीवन में इसको क्रियान्वित होते हुए देख रही हूं मैं। और मैं कहीं पर संवेदना है, कहीं पर निराशा है, और कहीं पर बहुत गुस्सा भी है। और इसलिए है क्योंकि चीजें संभल सकती थी। मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर आपका कलेजा है तो किसी अस्पताल चले जाइए, किसी इमरजेंसी के बाहर खड़े हो जाइए और वहां पर देखिए कि किस तरह से मौतें हो रही हैं, किस तरह से मानवता का गला घुट रहा है। अगर इलाज संभव हो जाता है तो आप बहुत लकी हैं। कहीं इलाज नहीं संभव है, कहीं पर अगर जीते जी आपका इलाज नहीं हो पाता है, मौत हो जाती है, तो आपकी ठीक से विदाई भी नहीं हो पा रही है। आप शमशान घाट जाइए, जहां पर पहले होल्डिंग एरिया होता था, लोग बैठते थे, हाथ पैर धोते थे, वहां तक चिताएं जल रही हैं। और कहीं पर ऐसा लगता है कि चाहे शमशान हो या कब्रिस्तान हो, और ये सिर्फ राजधानी दिल्ली की बात नहीं है, पूरे देश की कहानी है। भयावह दृश्य है। चिताएं इतनी जल रही हैं कि अगर ऊपर से एरियल व्यू दिखे तो जैसे पुराने दिखता था कि दिए जल रहे हैं, उस तरह से इतनी नंबर ऑफ चिताएं जल रही हैं। कब्रिस्तान चले जाइए, लखनऊ के कब्रिस्तानों में तो तख्ती लगा दी गई है कि हमारे पास जमीन नहीं है, जमीन खुद खोज लीजिए, और खुदवाने वाले भी ले आइए, क्योंकि हमारे वाले तो पहले ही कब्रें खोदने में उसी में बिजी हैं। जब इतनी रोंगटे खड़े करने वाली ये तस्वीर आती है तो जरूर ये लगता है कि हमारे लोग इस मंजर को समझ रहे हैं। जरूर ये लगता है कि हमारे नीति निर्माता संवेदना रखते हैं। पर इतनी रोंगटे खड़े वाली तस्वीरों के बीच में, इस बेबसी के आलम में, हमारे स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल स्थिति ज्यादा बेहतर है। मैं पूरे सम्मान के साथ कहती हूं, उनके सर पर लगता है बड़ा गहरी चोट लग गई है, और अगर गहरी चोट नहीं लगी है तो वो मानवता का मूल धर्म, मूल मंत्र भी भूल चुके हैं। वो सत्ता के अहंकार में इतने चूर हो चुके हैं कि उनको लोगों का दुख, उनकी वेदना दिखाई नहीं दे रही है। अप्रैल 2021 में मार्च 2020 से स्थिति बेहतर हो गई है। ये किस मुंह से वो बोल रहे हैं? और ये मैं बहुत गुस्से से बोल रही हूं, क्योंकि लोगों के अंदर आज आक्रोश है, लोगों के अंदर आज गुस्सा है। और मैं बोलना चाहती हूं कि लाशों के काफिलों के बीच में आप चले जाइए किसी शमशान घाट के बाहर, और किस तरह का लाशों का काफिला लगा है, इस बात को बोलने के बाद उनको हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। लेकिन सवाल जरूर पूछूंगी, और सवाल इसलिए पूछूंगी क्योंकि सवाल पूरी मुस्तैदी से पूछना जरूरी है। इस बदइंतजामी का जिम्मेदार कौन है? क्यों स्थिति ऐसी हो गई? और इनके अंदर तो नैतिकता है नहीं कि ये इस्तीफा दे दे, इसलिए हम मांग करते हैं कि इनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। ये वही स्वास्थ्य मंत्री हैं जिन्होंने राहुल गांधी जी के आगाह करने पर कहा था ऐसी कोई बात नहीं है, वो डर फैला रहे हैं। ये वही स्वास्थ्य मंत्री हैं जो कहते थे कोरोना का एंड गेम आ गया है। ये वही स्वास्थ्य मंत्री हैं जो एक कारोबारी बाबा का जाके कोरोनिल का प्रचार करते थे, साइंस को ताक पे रख देते थे। ये किस मुंह से इस देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं? इनके बारे में कुछ बातें बता दूं, और बातें बतानी जरूरी है। आज हमारे देश में हर चीज की किल्लत है। ऑक्सीजन की किल्लत है, बेड की किल्लत है, अस्पतालों की किल्लत है, वैक्सीन की किल्लत है, रेमडेसिविर की किल्लत है। और विडंबना तो यह है कि हम इस सब चीजों में विश्व के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक है। ऑक्सीजन के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, वैक्सीन का लैब कहा जाता है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, हमारी जेनेरिक ड्रग्स दुनिया भर को जीवित रखती है। और आज हमारे यहाँ ही किल्लत आ गई। तो कुछ आंकड़े आपके साथ जरूर शेयर करूंगी जो दिखाएगा कि कैसे डॉक्टर हर्षवर्धन, जो इस देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो स्वास्थ्य मंत्री ने इस देश का कलंक कहे जाने लायक है। 15, मैं वैक्सीन से शुरू करती हूं क्योंकि वो भी बहुत एक उस पर राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है। 15 दिन में हमारा टीकाकरण 45% गिर गया। आप लोगों से पूछिए, लोगों के अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि टीका है ही नहीं। बड़े बड़े सेंटर्स बंद हो रहे हैं, राज्यों में 800-800 सेंटर्स बंद हो गए। एक ही आंकड़ा है, 15 दिन में 40 से 45% के बीच में वैक्सीनेशन गिर गया है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में टीके उपलब्ध ही नहीं है टीकाकरण के लिए। हम रेमडेसिविर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 38,80,000 है। 38,80,000 रेमडेसिविर की इंस्टॉल्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी है 7 कंपनियों की।
रेमडेसिविर का भी एक्सपोर्ट कर दिया गया, जैसे वैक्सीन का तालियों के लिए एक्सपोर्ट किया था, रेमडेसिविर का भी एक्सपोर्ट कर दिया गया। 38,80,000 की कैपेसिटी होने के बावजूद भी आज रेमडेसिविर का घोर किल्लत है, और अब एम्स को मजबूरन लिखना पड़ा है कि वो प्रोटोकॉल में शामिल नहीं है, लोग उसको एडमिनिस्टर, लोग उसको अपने कागजों पे ना लिखे, डॉक्टर्स अपने प्रिस्क्रिप्शन में प्रिस्क्राइब ना करें। 38,80,000 बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी, इसको भी एक्सपोर्ट किया गया। दिक्कत क्या थी? आईसीएमआर का एक सीरो सर्वे आया था जिसने कहा था बड़ी आपदा आने वाली है, उसको इग्नोर किया गया। स्टैंडिंग कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन हेल्थ ने आगाह किया था कि प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए होगा, ऑक्सीजन का इंतजाम करिए, इस देश में ऑक्सीजन की किल्लत हो सकती है सेकेंड वेव में, उसको इग्नोर किया गया। एक्सपर्ट कमिटी को इग्नोर किया गया। यहां तक कि सरकार का जो साइंटिफिक टास्क फोर्स है उसने फरवरी और मार्च के महीने में मिलना भी जरूरी नहीं समझा। जब केसेस बढ़ रहे थे, जब 1, 1.5, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख केसेस हो रहे थे, इन्होंने जरूरी नहीं समझा कि वो एक बार मिले साइंस फोर्स। तो सीरो सर्वे इग्नोर हुआ, हेल्थ एक्सपर्ट कमेटी इग्नोर, हेल्थ का स्टैंडिंग कमेटी इग्नोर हुई, एक्सपर्ट कमेटी इग्नोर हुई, साइंस फोर्स मिला नहीं। और मैं आपको यह भी बताना चाहती हूं कि जो ईगॉम की मीटिंग 22 अप्रैल 2020 को हुई थी, उसमें यह निर्णय लिया गया था कि इंडस्ट्रियल को मेडिकल सिलेंडर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए। उसमें मॉनिटरिंग सेंटर की बात करी गई थी, कैबिनेट सेक्रेटरी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बातचीत करी थी। उसके बाद 22 अप्रैल 2020 के बाद ईगॉम की मीटिंग जो हुई है वो 15 अप्रैल 2021 में हुई है, एक साल बाद, जब देश में 2,16,000 केसेस हो गए थे। तो मुझे बताइए कि अंततोगत्वा ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये किसकी जिम्मेदारी थी कि बैठकर आकलन किया जाए, देखा जाए कि कैसे यूएस और बाकी जगहों में सेकेंड वेव आ रही है, और साइंटिफिकली प्रूवन था कि हमारे यहां ये वेव 3 महीने बाद आती। कैसे प्रूव किया जाए कि किस तरह से ये बदइंतजामी है, ये जानबूझकर बेवकूफी करी गई है, ये जानबूझकर क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह ना करना है, ये मुंह मोड़ना, इसको मैं क्या नाम दूं? क्यों दिस इज ऑलमोस्ट क्रिमिनल नेग्लिजेंस। सरकार ने जानते बूझते हुए किस चीज की तैयारी करी, ये आज पूरा देश पूछ रहा है। आज देश में जिस तरह का आतंक और दुख का माहौल है, मैं जरूर पूछना चाहती हूं कि उसके बारे में स्वास्थ्य मंत्री जी क्या कहेंगे। आप आज मटर छीलेंगे? आप आज अंताक्षरी खेलेंगे? आप आज रामायण देखेंगे टीवी पर? आप क्या कहिएगा? लोग बिना स्वास्थ्य के अपनों को खो रहे हैं। आप क्या कहिएगा उस औरत से जिसने कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल सांस देने की कोशिश करी अपने कोरोना पॉजिटिव पति को, उसके बाद भी खो दिया? आप क्या कहिएगा उस बेटी से जिसके पिता कहीं लुप्त हो गए, यूपी के हॉस्पिटल सिस्टम में मिल ही नहीं रहे? आप क्या कहिएगा उस बेटी से जिसने अपनी मां को सरकारी अस्पताल में तो भर्ती कराया, लेकिन 1.5 दिन बाद पता चला कि उनके पास एक बूंद पानी का और थोड़ा सा खाना भी नहीं पहुंचा है? वास्तविकता यह है कि दिल्ली में लोगों की बिना ऑक्सीजन के मौत हो रही है। इसके 2 लोग दोषी हैं। जितने दोषी इसके अरविंद केजरीवाल है, उतने ही दोषी इसकी मोदी सरकार भी है। मोदी जी है, उनके स्वास्थ्य मंत्री हैं। क्योंकि यह भी सच है कि ऑक्सीजन की मैपिंग, ऑक्सीजन का आवंटन अभी तक केंद्र सरकार ही कर रही है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है, केंद्र सरकार ही मैपिंग करती है, केंद्र सरकार ही आवंटन करती है। ये मेरा पहला पॉइंट है। मेरा दूसरा पॉइंट है, कल मैं अरविंद केजरीवाल जी की बात सुन रही थी, वो कह रहे थे हमने क्रायोजेनिक सिलेंडर मंगा लिए हैं थाईलैंड से, और ऑक्सीजन प्लांट हमने फ्रांस से मंगा लिए हैं। आप किस चीज का इंतजार कर रहे थे 1 साल से? जरा मुझे ये बताइएगा। आप भी, दिल्ली ने बड़ा आपको प्यार और विश्वास दिया था और पूरे आश्वासन के साथ आपको गद्दी दी थी। आप किस चीज का इंतजार कर रहे थे 1 साल से? आपको 1 साल क्यों लग गए ये डिसाइड करने में कि हमें क्रायोजेनिक सिलेंडर कहां से बनाने चाहिए? आपको क्या फटकार लगाई है दिल्ली हाई कोर्ट ने कि कोई आपके घर पर आकर तो ऑक्सीजन दे नहीं जाएगा? तो आपने क्या प्रिपरेशन करी? ये तो दिल्ली सरकार से सवाल है। और देश की सरकार ने क्या प्रिपरेशन करी है, जानते हुए भी कि दिल्ली की जरूरत ज्यादा है, दिल्ली में ऑक्सीजन जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं होता है, बाहर से आता है सिलेंडर। इस देश में अराजकता का ये माहौल है कि टैंकर लूट लिए जाते हैं। हरियाणा की पुलिस कहती है यहां से जाएगा नहीं पानीपत से सिलेंडर, और ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को लिखना पड़ा, अपोलो की संगीता रेड्डी जी को लिखना पड़ा कि आईओसी पर टैंकर खड़ा है, वहां से हरियाणा पुलिस निकलने नहीं दे रही है पानीपत से। ये क्या हो रहा है इस देश में, ये मैं पूछना चाहती हूं। आपकी आवाज